संवेदनशील इलाका। तो वहाँ पे पुलिस एक भी क्यों नहीं थी वहाँ पे? देखिए, वहाँ पर पुलिस न होने का उसका तो जो भी था आपको स्पष्ट कर दिया गया है सरकार के द्वारा, कैसे कैसे वो घटना घटी। उसके बाद उस घटना के लेकर के ऑपरेशन सिंदूर जो चला, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया। आप आज यहाँ के सैन्य के पराक्रम को आज जितना भी अगर गाथा उनका गाया जाए तो कम पड़ेगा, इसलिए कि अनाउंस कर करके और बोल कर करके और आतंकवादियों के जहाँ गढ़ था वहाँ पर घुस कर कर और आतंकवादियों को मारने का काम किए हैं। तो ये सब बात जो भी था उसको तो सारा स्पष्ट कर दिया गया है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल से आप प्रभावित हैं, क्योंकि मैया समान योजना 2500 मिल रहा है सभी को क्या? मैया समान योजना की वजह से आपको पता है कि झारखंड में बाकी कोई भी सबका सामान ख़त्म कर दिया गया। मैया समान योजना जो है आप उधर कर रहे हो, सैया के सामान यहाँ ख़त्म हो रहा है। आपको यहाँ पर एक घर में आज आम पब्लिक के पास, जो आम पब्लिक है उसके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, आम पब्लिक के पास ट्रैक्टर है, आम पब्लिक के पास छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, उसको आज सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, उनको आज जज के द्वारा कोर्ट से आदेश दिया गया है, उसको पकड़ करके उसको फाइन करो, उसको पकड़ के हेलमेट के फाइन करो, उसको एक करके करो। मजबूर किया जाता है थाना को, पुलिस को, आपको सरकार के द्वारा, और उनसे वसूली करवा करके उनके घर में 2500 रुपया डाला जाता है। तो मैया समान योजना के वजह से जो रघुवर दास सरकार में जो योजनाएं चलाया गया था महिलाओं के समान में, महिलाओं को 1 रुपया में करोड़ों रुपया का जो प्रॉपर्टी था उसका 1 रुपया में रजिस्ट्री कराया जाता था। रघुवर दास सरकार में मुख्यमंत्री समांत केंद्र था, जिसको पर एक गरीब गुरबा आदमी आज कॉल करके अपना शिकायत सुनाता था और उस पर तुरंत कार्रवाई होता था। महिला के समान में रघुवर दास जी ने जो उज्ज्वला योजना चला था, जिसमें मोदी सरकार द्वारा गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, उसमें फ्री चूल्हा दिया जा रहा था महिलाओं के समान में। ऐसे कई योजनाएं महिलाओं के समान में, कन्यादान योजना, ऐसा कई योजनाएं चलाया जा रहा था जिसको आपने बंद कर दिया। तो ये मैया समान योजना 2500 रुपया डाल कर करके आपने झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है सरकार। और पूरी तरह से आप देखे होंगे कि पूरा झारखंड के बाद छोड़ दीजिए क्राइम के मामले में, हरियरगंज में देखिए, हरियरगंज जो हमारा क्षेत्र है जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ अब जब से झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार बना कम से कम 7 से 8 हत्याएँ हुआ है। और पूरा पलामू के बात करिएगा तो 100 घटना हो जाएगा, पूरा झारखंड के बात करिएगा तो 1000 घटना हो जाएगा। ऐसा घटना पूरे झारखंड में आए दिन घट रहा है, चोरी का घटनाएं घट रही है। आप लोग डेली सुनते होंगे कि फलना के यहाँ से चोरी हो गया, फलना के यहाँ ये कर लिया, फलना के गाड़ी चोरी हो गया, यहाँ से गाड़ी घोड़ा सब यहाँ से चोरी हो रहा है। तो आप आए दिन देखिए किस तरह का माहौल बना हुआ है झारखंड में, लोग कैसे भयभीत हैं, कैसे अपना गाड़ी घोड़ा बाहर लगा हुआ रहता था, चिंतित नहीं रहता था। आज गाड़ी अपना खरीदा है तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था करना है रखने का, नहीं तो वो भी चोरी हो जा रहा है। तो इस तरह से लगातार चोरी के घटनाएं, हत्या के, बलात्कार के लगातार घटना घट रही है। पूरी तरह से विफल है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। जहाँ तक कि आपको पलामू की बात है, पलामू में आपको भाषा के लेकर के जो विवाद हुआ था, आप सुने होंगे कि नागपुरी और कुड़ुक भाषा को यहाँ का बना रहा है, जबकि यहाँ पर मगही और भोजपुरी भाषा को हटा करके और पलामू में कुड़ुक और नागपुरी भाषा को दे रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं गुमराह करने की बात है। अरे सरकार खुद में उलझी हुई सरकार है। यह सरकार पूरी तरह से माने फेलुअर सरकार है। सरकार को युवा के छात्रवृत्ति रुका हुआ है, आज शिक्षक का पेमेंट रुका हुआ है, जहाँ तक यहाँ सहायक शिक्षक पारा टीचर जिनको कहते हैं उनको गुमराह करके इसने सरकार बनाया था। क्या किया पारा टीचर के लिए? कहा था कि बिना कोई कंडीशन का, बिना परीक्षा का हम इन लोग को परमानेंट कर देंगे। कुछ नहीं किया। यह सरकार पूरी तरह से फेल है। और ख़ास करके युवाओं के लिए पूरी तरह से युवा आज त्राहिमाम कर रहा है। जो भी परीक्षा होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है।
हर चीज़ में आज रघुवर दास के सरकार में जितने भी आपको बहाली निकला था, आज गरीब युवा, आज हरिहरगंज के भी 8-10 से युवा ऐसे होंगे जो आज दरोगा बन गए हैं, आज थाना चला रहे हैं रघुवर दास की सरकार में बिना 1 रुपया के। आज अगर वो बहाली होता ना तो उसमें वैसे गरीब गुरबा युवा बनता ही नहीं दरोगा। तो इसलिए यह सरकार पूरी तरह से फेलुअर है। सर, बिहार में इलेक्शन है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग किनको वोटिंग देंगे, पार्टी देखकर कि लोग विकास देकर वोट करेंगे? देखिए, लोग को तो विकास देख कर के हमेशा वोट करना चाहिए। और जहाँ तक बात हुआ पार्टी और जाति, राजनीति में विशेष मायने नहीं रखना चाहिए। व्यक्तित्व पर वोट होना चाहिए, विकास पर वोट होना चाहिए। लोगों के जाति और पार्टी ये सब को अपने ताक़त पर रख दिया जाए। और जिस तरह से आप अपना बाल बच्चा को कुंडली दिखा करके शादी ब्याह कराते हैं, कुंडली देख करके कोई कार्य करते हैं, उसी तरह से कुंडली देख करके कि वह व्यक्ति का क्या इतिहास रहा है, यह व्यक्ति का क्षेत्र के लिए क्या सोच रहा है, यह व्यक्ति का समाज के लिए क्या सोच रहा है, ये सारे बिंदुओं पर पहल कर करके उनका कुंडली निकाल कर करके और उसको वोट करना चाहिए। आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है आगे? हमारा राजनीतिक स्टैंड, हम तो समाज के सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो पूरा टीम है, पूरा टीम जिस तरह का कार्य कर रही है, और जो जनता का जो स्टैंड होगा, जनता ही हमारा स्टैंड है। जनता जो कहेगी हम वही करेंगे, मेरा स्टैंड वही होगा। अगर हरिहरगंज अगर नगर पंचायत चुनाव होता है तो उस चुनावी मैदान में क्या राजू रंजन सर दिखेंगे? अगर जनता का ये होगा कि आप चुनाव लड़िए नगर पंचायत का, तो लड़ेंगे। अगर जनता कहे कि नहीं अभी चुनाव लड़ने लायक आप नहीं हैं तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुद्दा उसमें क्या आपका रहेगा? मुद्दा हमारा हरिहरगंज का, यहाँ का व्यवसायियों का सुरक्षा का मुद्दा होगा। यहाँ हमारा हरिहरगंज का सौंदर्यीकरण का मुद्दा होगा, हरिहरगंज का विकास की मुद्दा होगा। हरिहरगंज में एजुकेशन डेवलप कैसे हो, जैसे आपका डिग्री कॉलेज का मुद्दा होगा। हरिहरगंज में आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि डिग्री कॉलेज, तो फिर हम प्राथमिकता में होगा मेरा हरिहरगंज में डिग्री कॉलेज का मुद्दा। और हम लोगों ने उठाया भी है इसको कई बार मुद्दा को। इस तरह से जो जनहित का मुद्दा होगा उसको आज भी हम लोग उस जनहित के मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं, जनहित के मुद्दा के लिए हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिन में जब तक यह मुद्दा हम लोगों को पूरा नहीं होगा, चाहे नगर पंचायत में भी मौका मिलेगा, तो हम लोग सबसे पहला हरिहरगंज का यहाँ का सुरक्षा का मुद्दा, व्यवसायियों का, यहाँ के सौंदर्यीकरण का मुद्दा, यहाँ बिजली का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये हम लोगों को प्राथमिकता में शामिल है। 2029 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना पसंद करते हैं? ऑप्शन दे रहे उसमें आपको हम, अमित शाह, योगी जी, नितिन गडकरी। देखिए अभी क्यों और क्यों? अभी तो देखिए मोदी जी ही सक्षम हैं, ठीक है। मोदी जी में अभी इतना ऊर्जा है कि हम लोगों से ज़्यादा कार्य करते हैं। अभी मोदी जी को कहिएगा तो युवा मान सकते हैं आप, इसलिए कि मोदी जी का जो कार्यशैली होता है, हम युवाओं से ज़्यादा एनर्जेटिव रहते हैं वो। तो इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार और मोदी जी को मौका मिले। बाकी अगला बार जो अगला आप जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फिर हम चाहेंगे कि अगर मोदी जी का जब तक आजीवन मोदी जी जब तक हैं मोदी जी हम लोगों के बीच, मोदी जी रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, यह कामना करते हैं। उसके बाद अगर आए मौका तो योगी जी को मौका मिलना चाहिए। सबसे बेहतरीन भाषण देने वाला नेता कौन? उसमें ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला हेमंत सोरेन, दूसरा जयराम महतो, तीसरा तेजस्वी यादव और चौथा अखिलेश यादव। देखिए आपने ऑप्शन दिया है, इसमें आपको टिक मारना है इसमें। नहीं ऑप्शन दिया है, ठीक है। अभी तो भाषण उसन बड़ी देते हैं, भाई युवा हैं, एनर्जेटिव हैं जयराम महतो जी, देते हैं भाषण। लेकिन भाषण सार्थक भाषण देने वाले कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमारे पार्टी में बहुत सा नेता हैं जो सार्थक बात बोलते हैं, जो लोगों के जनहित का बात बोलते हैं। आज उसमें रघुवर दास जी भी हैं। रघुवर दास जी जो बात बोलते हैं ऑथेंटिक बात बोलते हैं। वैसे बहुत सा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का जो आपको भाषण उनकी सुनिएगा तो आप सुनिएगा, गहराई पूर्वक सुनिएगा, उसको सुनने में उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष वाला भाषण देने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में बहुत सा हैं। अगर आप वोटर हों, आपको वोट देना हो, ठीक है, जिसमें आपके पार्टी कोई उसमें उम्मीदवार नहीं हो,
ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रहा है आपको। उसमें आरजेडी के उम्मीदवार हों, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हों, और उसमें एक ऑप्शन नोटा भी रहता है। इसमें से किनको आप क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो बात हमने बोला आपको कि वोटर को एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब बीच इलेक्शन आवे तो पार्टी और जाति से हट करके व्यक्तित्व को देखना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, और यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और यह व्यक्ति हमारे समाज का विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हमारे जो जनहित के मुद्दा है उसके लिए बोल सकता है, लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। अगर उस तरह का अगर कोई व्यक्तित्व सामने आ जाए तो मैं पार्टी को छोड़ करके कोई भी तीनों में से कोई पार्टी का होगा और उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, समाज कल्याण के लिए सोचा होगा, समाज के कार्य करता होगा, तो मैं उसको किसी भी पार्टी का होगा तो वोट कर दूंगा। मेरा पार्टी के नहीं भी रह करके किसी पार्टी का होगा तो वोट करूंगा, अन्यथा फिर नोटा है, नोटा में वोट करूंगा। हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और यह होना चाहिए। आज का युग जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है, आज का युग मल्टीमीडिया का युग है, आज मीडिया के युग है, और इस युग में यह जो नया युग का शुरुआत करने वाला भी अगर किसी को बोला जाएगा तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने 2015 के बाद जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया था और ये डिजिटलाइजेशन का जो कार्य हुआ है और जो आज युवा इस क्षेत्र में आकर के आज दुनिया को आप मुट्ठी में करके घूम रहे हैं, यह अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है कि एक एक आदमी के पास दो दो मोबाइल आज है और ले करके पूरा दुनिया के खबर देखते हैं। और आप जैसे युवा जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता के बातों को पूरा विश्व भर के लोगों तक अगर पहुंचाने का कार्य अगर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ही देन है। और बहुत अच्छा लगा, आप आगे बढ़ें, हम लोगों का हमेशा आपके साथ, हम लोगों का जो हृदय से आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इस क्षेत्र में जिस तरह से कदम उठाए हैं इसको आगे बढ़े और आगे आपका यह चैनल को लोग देखें और आगे आप इस चैनल को आपका विस्तार हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। और प्रयास कैसा रहा कमेंट कर जरूर बताएंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।